हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 में आप लोगों का स्टार्ट होने में मात्र कुछ ही समय बचे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैंने जो है स्पेशल कहा था कि आपका एक 3 अगस्त का जिनका भी पेपर है, उनके लिए हम स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कि 100% प्रश्न आप लोग को इस क्लास से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसके कारण है कि जिस तरीके से अभी आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था, वहाँ पे आपने देखा कि बिल्कुल नए पैटर्न से प्रश्न पूछा गया है, और बिल्कुल सेम टू सेम उसी के आधार पे मैंने इस क्लास को रखा हुआ है। और 100% है कि 3 अगस्त को जितने भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके के आपके एग्ज़ाम हॉल में वो करेंट अफेयर हो या मैथ हो या साइंस हो या रीजनिंग हो, जिस तरीके से पूछे गए थे, मैंने सेम टू सेम उसी पैटर्न के प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है, और पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को किसी भी दिन, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिएगा, फटाफट से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं बहुत खास होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आपको एक बात बता दूं कि ये क्लास का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अपना प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को करने के बाद से आप पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड कर लेना, बिल्कुल फ्री है। मैं आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, जहाँ पे आप मैसेज करके आप अपना पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक क्लास की। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है आरआरबी ग्रुप डी का 43वां लोकमान्य जो है तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किसे जो है प्रदान किया गया। कह रहा है 43वां लोकमान्य जो है तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया। बहुत खास है प्रश्न, बहुत बहुत खास है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किससे दिया गया? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि हर एक प्रश्न को दो दो बार पढ़ दूं, ताकि आप अपना जो है यहाँ पे तैयारी और याद यहीं पे कर लो। ठीक है, क्लास में ही आपका सारा का सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पंथरा परदुस किस किसका जो है वैज्ञानिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जानवरों के वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है सभी लोगों को कि पंथरा जो है परदुस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये तेंदुआ का जो है वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो है MTCR की जो है स्थापना किस वर्ष हुई? MTCR की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कि MTCR की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि MTCR की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है कि जो है MTCR की जो स्थापना है 1987 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है UPI, UPC, UPU
एकीकरण परियोजना का जो है अनावरण किस कार्यक्रम में किया गया? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के अपना राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ABCD करके बता सकते हैं कि UPU एकीकरण परियोजना का जो है अनावरण किस कार्यक्रम में किया गया। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से जुड़े थे? मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त हैं 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। पूछा जा रहा है कि मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से जुड़े थे। बात किया जाए यहाँ पे कि मेघनाथ देसाई किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो सभी लोगों को याद रखना है अर्थशास्त्र से जुड़े थे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अर्थशास्त्र। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सचिव कौन बने हैं? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो है अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। करेंट अफेयर में ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो बात की जाए कि अगस्त में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो है मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। जितने भी मेरे दोस्त मनोज कुमार सिंह को बताए हैं ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है। एक बात आपको बता दूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, हमने कहा था कि PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो ये PDF कैसे मिलेगा आप देख लो। आपको ये PDF बिल्कुल मैं फ्री में यहाँ पे दे रहा हूँ और ये डेली मिलने वाला है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, जब तक आपके क्लासेस चलेंगे, डेली ही क्लास के PDF नोट्स मिलते रहेंगे। आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे मैसेज कर लो RRB ग्रुप डी करके, ठीक है। आप मैसेज करोगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करोगे और डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, जहाँ पे आपको डेली जो है PDF प्रोवाइड होगा और क्लास भी प्रोवाइड होंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल मैसेज करके और हर एक PDF का लाभ उठाएं, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है UNDP इक्वेटर इनिटेटिव अवार्ड 2025 किस भारतीय समूह ने जीता? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं और बात किया जाए 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सिटी सिटिलिंजी सिटिलिंजी वेले फार्मर्स एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 8। ICRT रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 के लिए किस उत्तर प्रदेश का के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव चुना गया? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा गांव चुना गया है, तो आपको याद रखना है सैयदपुर। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 9। 18वां
इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रो एस्ट्रो फिजिक्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आज है आपके सामने 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है रोमानिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रोमानिया। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है सत्यपाल मलिक किस क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है सत्यपाल मलिक किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे राजनीतिज्ञ थे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये राजनीति से संबंधित है, राजनीतिज्ञ थे एक, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। जुलाई 2026 में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी EFIR प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है कि जुलाई 2026 में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी EFIR प्रणाली किस राज्य ने शुरू की, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है कि जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। मदुराई ने किस वृक्ष के संरक्षण की जो है 107वीं वर्षगांठ मनाई। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी मेरे दोस्त हैं आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हमारे क्लास को लाइक करके और हमारे क्लास से बिल्कुल ही जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। नए पैटर्न से आप लोगों के क्लासेज बिल्कुल जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाया जा रहा है। तो इमली जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। CRPF स्थापना दिवस 2026 ने कौन सी वर्षगांठ चिन्हित की। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो है CRPF स्थापना दिवस 2026 में कौन सी वर्षगांठ चिन्हित की, ये बताइएगा कि 2026 में CRPF का कौन सा स्थापना दिवस था। तो ये आपको याद रखना है 87वां जो है ये स्थापना दिवस था, ऑप्शन नंबर बी CRPF का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है वो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न कह रहा है NASA यानी नासा का प्रशिक्षण मिशन किसके जो है अध्ययन हेतु प्रस्तावित है। नासा का प्रशिक्षण मिशन किसके अध्ययन हेतु प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रमा के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 15। कार्डिना शर्माई नामक नई जो है झींगा प्रजाति किस नदी में पाई जाती है, खोजी गई है।
कार्डिना शर्माई नामक जो है झींगा प्रजाति किस नदी में खोजी गई है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है INSAT 3DR का मुख्य उद्देश्य क्या है। INSAT 3DR का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताया है। मौसम पूर्वानुमान, जो मौसम के पूर्ण अनुमान लगाते हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न में है कि विनियोग विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। विनियोग विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि विनियोग विधेयक जो है संविधान के 114वें अनुच्छेद से संबंधित है। 114वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रीजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का जो है पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग बताएंगे। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित हुआ। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मुलगर्ग बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 कैग रिपोर्ट 2025 के अनुसार शराब नीति से दिल्ली सरकार को कितनी हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कैग रिपोर्ट 2025 के अनुसार शराब नीति से दिल्ली सरकार को कितनी हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न की जो बात की जाए, जिन्होंने बताया है यहाँ पे 2002 करोड़, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इस बार आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और इस क्लास के पीडीएफ को ज़रूर आप आज जो है ले लो, ठीक है। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम हॉल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 पौधे मुख्यतः जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखिएगा साइंस का प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न आप लोगों के स्टार्ट हो चुका है। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए डेली हम क्लासेज प्रोवाइड करें। बिल्कुल आप अगर कर लेते हो तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पौधे मुख्यतः जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपको याद रखना है कि NO3 तथा NH4 के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 22
22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया यहाँ पे आमाशय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बताया है आमाशय उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। हिस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं। आपको बताना है यहाँ पे कि जो हिस्ट्रोलॉजी है इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का या ऊतक का या जीन का या हड्डी का? बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हिस्ट्रोलॉजी में हम लोग ऊतक के अध्ययन करते हैं, ऊतकों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। छुई मुई की पंक्तियों का बंद होना किस गति का उदाहरण है? छुई मुई की पंक्तियों का बंद होना किस गति का उदाहरण है? क्वेश्चन आपके सामने है 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर जिन बताए छुई मुई की पंक्ति का बंद होना जो है आप लोगों का आ, नास्टिक गति है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नास्टिक। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। मच्छरों के नियंत्रण हेतु तालाबों में कौन सी मछली छोड़ी जाती है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मच्छरों के नियंत्रण हेतु तालाबों में कौन सी मछली छोड़ी जाती है? क्वेश्चन नंबर 25वीं की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है गम्बू गम्बूसिया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गम्बूसिया। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। ऑस्टियोसाइट्स किस ऊतक में पाया जाता है? ऑस्टियोसाइट्स किस ऊतक में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने जो है आ चुका है 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। ऑस्टियोसाइट्स किस ऊतक में पाए जाते हैं? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है अस्थि में उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अस्थि। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कह रहे कि गोल्जी काय की खोज किसने की? गोल्जी काय की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्जी काय की खोज, गोल्जी काय की खोज यहाँ पे कैमिल कैमिलोलॉजी ने की है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है वाष्पीकरण के बारे में सही कथन कौन सा है? वाष्पीकरण के बारे में सही कथन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। वाष्पीकरण के बारे में सही कथन कौन सी है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो वाष्पीकरण है इसके बारे में सही जो बात है ये है कि जो है किसी भी तापमान पर हो सकता है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का जो है निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है बताएंगे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का जो है निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? 29 है ना? 29वें का जो राइट उत्तर है विद्युत अपघटन द्वारा
उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 29 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। ऊर्जा में कौन से दो रूप मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं? ऊर्जा के कौन से दो रूप मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। ऊर्जा के कौन से दो रूप मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गतिज और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर जो है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी जो है 27 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम एंड वर्क से तो प्रश्न आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। आप करोगे क्या कि सबसे पहले लिखोगे ए किसी काम को 18 दिनों में किया है और यहीं पे बी एक व्यक्ति है जिन्होंने काम को 27 दिनों में किया है। हम ए और बी का जो है एलसीएम लेंगे, 18 और 27 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 54। अब जो है यहाँ पे 18 से 54 में भाग देंगे तो 3 मर्द में और 27 दूना का 54 2 मर्द में, अर्थात 3 2 कितना हो गया? 5। अर्थात ए और बी मिलकर टोटल काम जो करेंगे 5 एक दिन में करेंगे, तो हमें करना है 54। तो 10 बचे 50 और 4 5 8 40, अर्थात टोटल जो ये काम होगा ये 10.8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके के आपके त्रिकोणमिति से एक प्रश्न पूछता ही है, तो यहाँ पे होता है ये p/h साइन थीटा बराबर आपको क्या निकालना है? b। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √h² और माइनस का p², यही तो होता है h² माइनस का p²। अब यहाँ से आप कर लोगे तो 13 का स्क्वायर 169, 169 और माइनस का हो जाएगा 25, अर्थात 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, अर्थात 12 आ गया बी का वैल्यू। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? 12/h का वैल्यू 13, 12/13 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। श्रृंखला जो है दिया गया है, इसमें जो है हमें बहुलक बताना है। ये जो श्रृंखला है इसमें हमें बहुलक बताना है। तो देखिए बहुलक मैंने क्या किया है, जो इसमें बार बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो, ये कह सकते हो, सबसे अधिक बार जो आया है इस श्रृंखला में उसी को बोला जाता है बहुलक। तो देख लो इसमें कौन सा वर्ड है जो सबसे अधिक बार आया है, तो कोई भी वर्ड नहीं हो रहा है भाई साहब। यहाँ पे बहुलक ही पूछा गया, संख्याएं इतना का बहुलक क्या होगा? तो इसमें तो कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं है, कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं है, अर्थात हम जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सभी संख्याएं एक एक बार लिखा गया है, तो इसका बहुलक इसमें कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 34। कह रहा है यहाँ पे कि यदि 3x - 5 = 28 तो 2x + 7 का मान क्या होगा? ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और है बहुत ईजी। अगर आप थोड़े से भी ध्यानपूर्वक देखोगे तो आसानी से कर लोगे। देखिए 3x - 5 बराबर दिया है 28। आप यहाँ से 3x को उधर भेजोगे तो 28 और प्लस का हो जाएगा 5, क्योंकि इधर है -5, तो इधर हो जाएगा प्लस का 5, तो 28 5 33। ये x का वैल्यू आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11। हमें निकालना है किसका वैल्यू? 2x + 7 का। तो 2x का वैल्यू है 11 और प्लस का है 7, तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 और 7 22, 7 कितना होता है? 29। आपके जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी अगर आपने चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया है तो ए अनुपात सी का वैल्यू हमें बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, आप सिंपल तरीके से कर दो ए अनुपात बी, यहाँ पे लिख लो 7:9, फिर बी अनुपात सी दिया गया है तो बी अनुपात सी भी लिख लो यहाँ पे 5। अब आपको बताना है तो इसके आगे खाली है तो 9, इसके आगे खाली है तो 6, इसमें पूछा गया ए अनुपात सी, ए और सी का अनुपात हमें बताना है तो 7 छक्के 42, ये बी वाले से कोई लेन देन नहीं है, और 9 छक्का 54। अब देखोगे यहाँ पे तो किसके पहाड़ में आ रहा है, 6 के पहाड़ में आ रहा है, 6 के पहाड़ में आ रहा है क्या, 6 के पहाड़ में अगर देखेंगे 5×9 = 45 ही तो होता है भाई साहब, यहाँ पे 45 ही होगा। ये तो क्या लिखा गया भाई साहब, 9×5 = 45 होता है ना। अब ये 3 के पहाड़ में कितने मर्त में कटेगा, 3 एक में 3, 3 चौका 12, फिर 3×5 = 15, देख लो 14:15 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे यदि मैंगो को ये लिखा जाता है तो ग्रैब को क्या लिखा जाएगा, ग्रैब को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। ये आज का होमवर्क रहेगा, सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, बिल्कुल आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।